रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 7 जयपुर, राजस्थान। अगला दिन प्रियांशी इस वक्त हॉल में खड़ी थी और वो ध्रुव को देख रही थी जो इधर उधर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी प्रियांशी उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खोए हुए हो तुम? हमें जाना है तो चलो। बोलते हुए उसने ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ध्रुव उसके हाथ में अपना हाथ रखकर बोला, जहनसीब जाना जरूरी है, मतलब मैंने कल बोला था पर। प्रियांशी बीच में बोली, तुम वैम्पायर किंग हो, द वैम्पायर किंग, इसीलिए इतना सोचना तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। आई मीन, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना है तुम कर दो और चलो मेरे साथ। बोलकर वो ध्रुव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। प्रियांशी पैलेस से निकलने वाली थी कि तभी अचानक उसे एक झटका लगा और वो 2 कदम पीछे हट गई। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, अगर तुम बिना मेरी मर्जी के बाहर जाओगी तो ऐसा ही होगा जहनसीब। ये सुनते ही प्रियांशी ने हैरानी से ध्रुव को देखा और धीरे से बोली, क्या तुमने यहाँ चारों तरफ कोई लेयर बना रखी है? मुझे दिखती नहीं है। ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम से चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही प्रियांशी को सामने एक लेयर दिखने लगी। प्रियांशी धीरे से बोली, वो पर तुम्हारी मर्जी के बिना का क्या मतलब था? तुम्हारी मर्जी है। बोलते हुए उसने ध्रुव को दिखा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, होकर भी नहीं है जहनसीब, मैं श्योर नहीं हूं अपने इस फैसले को लेकर के। प्रियांशी झट से बोली, तो हो जाओ, जाना है हमें और हम जाएंगे, बस अभी इसे तुम हटाओ। ध्रुव ने कुछ पर प्रियांशी को देखा और फिर वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा और इस बार कोई झटका नहीं लगा। वो दोनों आराम से बाहर निकल गए। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, अब तुम्हारा मन बदल गया? अब तुम्हारी मर्जी थी? ध्रुव गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, जस्ट शट योर माउथ जहनसीब, ये तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। बोलकर उसने पैसेंजर सीट का गेट खोल दिया। प्रियांशी एक नज़र ध्रुव को देखकर गाड़ी में बैठ गई और फिर ध्रुव भी बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ध्रुव सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। वही प्रियांशी ने जल्दी से अपना फोन निकालकर रूहानी को मैसेज किया। वही रूहानी ने जैसे ही प्रियांशी का मैसेज देखा उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से नीचे गई और झील को देखकर बोली, मॉम, ध्रुव आ रहा है। ये सुनते ही झील ने हैरानी से रूहानी को देखा और कुछ पल रुक कर बोली, व्हाट? सच बोल रही हो तुम? रूहानी आई रोल करते हुए बोली, मॉम, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो मैं सच बोल रही हूँ। प्रियांशी के साथ आ रहा है ध्रुव, तैयारी करें? झील मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल, वीर भी वापस आएगा और इस बार सबको सरप्राइज मिलेगा। ये सुनते ही रूहानी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। झील और रूहानी सारी तैयारी में लग चुकी थी। रूहानी मस्ती करते हुए सब कुछ कर रही थी कि अचानक वो एकदम रुकी और उसकी नज़र एक मिरर पर चली गई। रूहानी ने कुछ पल खुद की तरफ देखा कि तभी उसकी आंखें हल्की लाल हुई और एकदम से नॉर्मल हो गई। रूहानी खुद से बोली, ये क्या हुआ था मुझे? वो सोच रही थी कि तभी झील की आवाज आए। मुझे बोल रही थी रूहानी, टाइम वेस्ट नहीं करना। रूहानी चिल्लाकर बोली, ओके मॉम। बोलकर रूहानी ने सारी चीजों को इग्नोर किया और फिर वो काम पर लग गई। करीब आधे घंटे बाद ध्रुव ने रायचंद पैलेस के बाहर गाड़ी रोकी। प्रियांशी ध्रुव का हाथ पकड़कर बोली, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। अगर बड़ी भी हुई है तो प्लीज शांत होना चाहिए ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, खुद ब खुद शांत हो जाएगी। ये सुनते ही प्रियांशी ने एक नज़र ध्रुव को देखा और धीरे से बोली, चलो अंदर, तुम्हारे घर। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारे घर? बोलकर वो गाड़ी से उतरा और फिर उसने पैसेंजर सीट का गेट खोला। प्रियांशी भी गाड़ी से उतरी। उसके बाद ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। प्रियांशी और ध्रुव जैसे ही में गेट के पास पहुंचे, प्रियांशी के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगी थी। उसने एक बार ध्रुव को देखा और उसका हाथ कसकर पकड़कर बोली, पहली बार नहीं आए हो तुम यहाँ पर? ध्रुव सामने देखते हुए बोला, पर पहली बार जैसी फीलिंग है जहनसीब। ये सुनते ही प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली। तभी अचानक गेट खुला और गेट पर रूहानी खड़ी थी। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम मिस्टर ध्रुव रायचंद एंड मिस प्रियांशी शर्मा, आपका स्वागत है आपके घर में। बोलकर वो हल्का सा साइड हो गई। ध्रुव और प्रियांशी ने जैसे घर में कदम रखा, झील जो इस वक्त किचन में थी वो तुरंत बाहर आए। ध्रुव को देखते हुए उसके कदम एकदम से रुककर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं ध्रुव की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। वो गौर से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और सब कुछ देखते देखते उसकी नजरें झील की तरफ चली गई। झील को देखते हुए ध्रुव तेज आवाज में बोला, रूहानी, सबको बोल दो
इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से और जहनसीब के लिए आया हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरे यहाँ पर आने का। झील मुस्कुराते हुए बोली, रूहानी, किसी को बोल दो कि मकसद कोई और हो लेकिन वजह और मिल जाती है ठहरने की। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उसने प्रियांशी को देखा जो खुद चारों तरफ देख रही थी। ध्रुव कुछ बोलता कि तभी सामने से आवाज आए, फाइनली यू आर बैक। ये सुनते ही ध्रुव की नजरें जैद और दक्षित की तरफ चली गई। उन दोनों के साथ नूर, आगद, लिजा और मयंक भी थे। ध्रुव सबको देखते हुए बोला, मेरा आना कोई खास या बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इतना ड्रामेटिक वे में वेलकम करने की जरूरत नहीं है। रूहानी, मेरा कमरा तैयार है? रूहानी झट से बोली, बिल्कुल तैयार है, मॉम ने खुद तैयार किया है। सुनते ही ध्रुव ने एक नजर झील को देखा और फिर प्रियांशी का हाथ पकड़कर वहां से सीधे ऊपर की तरफ चला गया। झील सबको देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है कि टेंशन खत्म हो गई है मेरी। वेरोनिका बाहर है, अकेली है, पर अगर हम यहाँ पर सब साथ होंगे तब सिचुएशन अलग होगी। लिसा झील को देखते हुए बोली, हेल क्वीन, वो हेल किन को थोड़ा वक्त लगेगा आने में, मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। झील कुछ पल रुक कर बोले, इट्स ओके लीजा, वीर जब भी आए ध्रुव से खुद मिल जाएगा वो। नूर सोफे पर बैठे हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके लिए जीजू की जरूरत है। हम सबको एक बार अच्छे से बात करनी होगी, इससे पहले कि वेरोनिका कोई भी साजिश करे या कोई अटैक करे। हम सबको अपनी तरफ से कुछ करना होगा। झील कुछ सोचते हुए बोली, कर लेंगे, पर इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई और उसकी नजर अचानक से रूहानी की तरफ चली गई, जो कहीं खोई हुई सी खड़ी थी। झील ने कुछ पल रूहानी को देखा और फिर सबको देखकर बोली, रात का इंतजार करते हैं, एक बार वीर भी आ जाए, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद सभी ने हाँ में सिर हिलाया। वही प्रियांशी इस वक्त ध्रुव के कमरे में थी और वो चारों तरफ देख रही थी। प्रियांशी कुछ पल रुककर बोली, कितने साल बाद आ रही हूं ना मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे आज भी इस कमरे का हर कोना याद है, कुछ भी नहीं बदला है। झील आंटी ने सारी चीज वैसे ही रखी है जैसे पहले थी। ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी को बैक हक किया और उसके कान में बोला, चेंज होता तो मैं फिर से वैसा ही कर देता, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर वो भी हम हैं जहनसीब। बोलकर उसने एकदम से प्रियांशी को छोड़ा और फिर सीधे कमरे के एक कोने की तरफ चला गया। जहां पर एक पर्दा लगा हुआ था वहां जाकर ध्रुव ने एकदम से पर्दा हटाया और उसके सामने एक कैनवस था जिसके ऊपर प्रियांशी की पेंटिंग थी। वो पेंटिंग वही थी जो ध्रुव ने पहली बार बनाई थी जब उसने पहली बार प्रियांशी की एक झलक देखी थी। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बोला था। ध्रुव उस पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोला, और ये कभी बदलेगा भी नहीं, जो मैं कभी चाहता नहीं वैसा ही रहेगा, जैसी मेरी चाहत है, जैसी मेरी दीवानगी है। ये सुनते ही प्रियांशी की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। वहीं ध्रुव की नजरें अभी भी उसे पेंटिंग पर ही टिकी हुई थी। रात का वक्त राजवीर वापस आ चुका था। वो जैसे ही वापस आया उसे कुछ अलग लगा था। राजवीर धीरे से बोला, ध्रुव। तभी रूहानी उसके पास आकर बोली, यस डैड, वो आ चुका है। ये सुनते ही राजवीर ने एक नजर रूहानी को देखा और फिर उसने सामने देखा है जहां से ध्रुव खुद उसकी तरफ आ रहा था। ध्रुव और राजवीर की नजरें जैसे ही मिली, ध्रुव के कम एकदम से रुक गए और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जयपुर, राजस्थान। रात का वक्त, रायचंद पैलेस। राजवीर और ध्रुव एक दूसरे के सामने खड़े थे, वही सभी लोग आसपास थे। झील उन दोनों को देखते हुए मन में बोली, मेरी वजह से तुम दूर हुए थे वीर, अब और नहीं। वही राजवीर की नजर अचानक से झील की तरफ चली गई और फिर उसने वापस से ध्रुव को देखा। राजवीर वहां की खामोशी तोड़ते हुए बोला, तो तुम वापस आ गए, अकेले आए हो या? ध्रुव बीच में बोला, मैं अकेला कहीं नहीं जाने वाला, मेरी जहनसीब मेरे साथ आए है, बेडरूम में है वो, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। राजवीर सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें मुझसे बात करनी है, ग्रेट, तो चलो बात करते हैं। बोलकर वो वहां आगे बढ़ा और बालकनी की तरफ चला गया। ध्रुव ने एक नजर झील को देखा और फिर वो भी राजवीर के पीछे चला गया। नूर झील को देखकर बोली, क्या लगता है दी, क्या होगा, तमाशा या फिर? झील बीच में बोली, इतना गलत सोचने की जरूरत नहीं है नूर, सब कुछ अच्छा होगा। नूर धीरे से बोली, पर मुझे तो आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया। झील आई रोल करते हुए बोली, बोलने की जरूरत नहीं है, ओके? नूर कुछ बोलती कि तभी अगद उन दोनों के बीच आकर बोला,
बस करोगी तुम दोनों, शांत हो जाओ, उनकी बातें सुनो। झील तेज आवाज में बोली, बिल्कुल भी नहीं, बातें सुनना गलत बात है। नूर झील को देखते हुए बोली, ओ माय गॉड दी, सच में आप एंजल हो, लेकिन आप हेल क्वीन भी हो, ये भी याद कर लिया करो कभी। झील धीरे से बोली, ओके व्हाटएवर, हम कोई बातें नहीं सुनेंगे। मैं जो भी हूं वो बाद में देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर फिर नूर ने सर हिलाया। वही बालकनी में राजवीर और ध्रुव एक दूसरे के आसपास खड़े थे और वो दोनों सामने देख रहे थे। राजवीर अचानक से बोला, क्या बोलना है तुम्हें? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, वेरोनिका को सामने लेकर आना है, उसके लिए एक शिकार चाहिए। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, प्रियांशी। ध्रुव बोला, मेरी जहांनसीब शिकार नहीं बनेगी। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, ध्रुव वो शिकार नहीं है, प्रियांशी को उसकी पावर्स का रियलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसे एहसास होना चाहिए कि वो क्या है, और वो तब होगा जब वेरोनिका खुद उसके सामने आएगी। आमने सामने आना मतलब नहीं, राज खोलने हैं, वहम हटाना और कुछ पुरानी परतें साफ होना। ध्रुव धीरे से बोला, मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक रीजन है, जहांनसीब। मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम सब के बीच में वो सेफ रहे। शिकार बन सकती है वो, और मुझे उसे शिकार नहीं बनाना। राजवीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ध्रुव, सबसे पहले अपनी जहांनसीब पर इतना विश्वास करो कि वो सब कुछ झेल सकती है। उस पर इतना ट्रस्ट रखो कि तुम्हें पता हो कि अगर वो अपनी पावर का एहसास कर पाए तो वो वेरोनिका को उसकी औकात दिखा सकती है। ध्रुव धीरे से बोला, नहीं समझोगे आप, अपने हाथों से मारा था मैंने उसे, याद है मुझे सब। ना तो वो मंजर मेरी आंखों से जाता है, तो आने वाले कल की चीज कहां से जाएंगे? राजवीर ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान ने भी मुझे मारा था, तुम देख रहे हो ना आज हम कहाँ हैं। एक बार विश्वास करके देखो, दोबारा नहीं बोलूंगा। एक बार वेरोनिका के सामने उसे खुद अकेला छोड़ो, और अगर वो ना संभाल पाए तो मुझे भूल जाना। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, तो देखते हैं कि क्या होता है। अपनी शर्तों याद रखना, और एक बात, आपकी जान कुछ ज्यादा ही सोचती है, उन्हें बोलो अपना दिमाग थोड़ा काम चलाया करें। बोलकर वहां से चला गया। राजवीर खुद से बोला, अब क्या किया तुमने जान? बोलकर उसने सर हिला दिया और फिर वो भी वहां से चला गया। राजवीर सीधे बेडरूम में गया और उसने झील को देखा, जो बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। राजवीर झील के पास बैठकर बोला, क्या किया तुमने जान? झील एकदम उसे देखकर बोली, क्या मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ध्रुव प्रियांशी को लेकर घर आया, बस मैंने बात करने की भी कोशिश नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राजवीर एकदम से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, जान। झील धीरे से बोली, ओके, मैं ये भूल गई थी कि वो मेरा ही बेटा है, सब समझ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस ये जानने की कोशिश की थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। राजवीर उसे देखते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि वो इतनी मुश्किल से घर आया तो तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी जान? अगर उसे बताना होगा तो वो खुद बताएगा। झील झट से बोली, पर वो नहीं बताता, वो कुछ भी नहीं बताता। यही तो प्रॉब्लम है, प्रियांशी से बात करनी पड़ेगी। और राजवीर बीच में बोला, मैंने जो बात कहनी है पहले तुम वो सुनो, सुनना है या नहीं? झील झट से बोली, सुनना है, तुम सुनाओ। उसके बाद सुनकर राजवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वही ध्रुव जैसे बेडरूम में गया, उसने देखा कि प्रियांशी बेड पर आराम से सो रही थी। वो जब उसके पास बैठा और धीरे से बोला, एक बार फिर से इन लोगों पर विश्वास कर रहा हूं और तुम्हें छोड़ूंगा मैं अकेले। मुझे भी देखना है कि तुम कैसे खुद को पहचान कर खुद को बचा पाओगी, और अगर कुछ भी हुआ तो वादा है मेरा, वेरोनिका का अंत का नहीं पता, पर इस कायनात का अंत जरूर हो जाएगा। बोलकर उसने झुककर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। तभी प्रियांशी ने नींद में ही ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव ने बिना कुछ बोले उसके हाथ पर किस किया और फिर वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अगला दिन प्रियांशी जब सोकर उठी तो ध्रुव उसके आसपास कहीं भी नहीं था। प्रियांशी खुद से बोली, ये कहाँ चला गया? बोलते हुए उसके नजरें अचानक नाइट स्टैंड पर रखे हुए एक चिट पर गई। उसने वो चीट खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, तुमसे मिलना है और तुम्हें आना है। प्रियांशी धीरे से बोली, इसका क्या मतलब है? बोलकर वो बेड से उठकर तुरंत वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद प्रियांशी जल्दी से नीचे गई और उसने चारों तरफ देखा। इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। प्रियांशी खुद से बोली, ये सब के सब चले कहाँ गए? बोलकर वो तुरंत पैलेस से बाहर निकली। पैलेस से बाहर निकालकर प्रियांशी अपनी नजर चारों तरफ घूमते हुए आगे बढ़ रही थी।
उसे कुछ पता नहीं चला कि वो कब पैलेस के पूरे एरिया से बाहर निकल गई। सामने की तरफ पूरा जंगल का इलाका था। प्रियांशी ने सामने देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए। जयपुर, राजस्थान। प्रियांशी बस बिना कुछ सोचे समझे जंगलों की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ पल में वो जंगल के सेंटर में आ चुकी थी और तभी उसे मानो एकदम से होश आया और वो खुद से बोली, मैं यहाँ पर क्यों आ गई? बोलकर वो जैसे ही मुड़कर जाने वाली थी कि उसके पीछे से एक आवाज आए। प्रियांशी मुड़कर चारों तरफ देखी पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो तेज आवाज में बोली, कोई है क्या? यहाँ पर कोई है। उसने इतना ही कहा कि तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। प्रियांशी ने एकदम से मुड़कर चारों तरफ देखने लगी। अब कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगा था। प्रियांशी एकदम से चिल्लाकर बोली, कोई है? अगर है तो सामने आओ। अचानक प्रियांशी को अपने पीछे से कुछ आवाज आने लगी और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली और उसने एकदम से मुड़कर सामने देखा और सामने देखी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद वेरोनिका खड़ी थी। उसने वही काले कपड़े पहने हुए थे जिस वजह से उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसके बाल बिखरे पड़े थे और उसकी ग्रे व्हाइट आंखें प्रियांशी की तरफ टिकी हुई थीं। प्रियांशी धीरे से बोली, वेरोनिका, ये तुम हो? वेरोनिका बेहद सर्द आवाज में बोली, पहचान गई तुम प्रियांशी। नया नाम नहीं पहचान, पर चेहरा वही है, काम वही है, तुम्हारा हर बार बीच में आने का काम। प्रियांशी एकदम से बोली, जहां हो वहीं रहना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे झांसे में फंसूंगी। वेरोनिका चारों तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे झांसे में नहीं, तुम खुद में फंसती चली जाओगी। बोलकर उसने एकदम से चुटकी बजाई और वहां पर बिल्कुल अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो रात हो चुकी थी और अब वहां पर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक दूसरे के सामने वेरोनिका और प्रियांशी खड़ी थीं। वेरोनिका ने वापस अपनी नजर प्रियांशी की तरफ की और उससे बोली, कौन बोलेगा तुम्हें देख करके कि तुम मेरा अंश हो? पर मेरे अंश जैसी नाकाबिलियत है तुम्हारी, बहुत अलग हो तुम। और प्रियांशी बीच में बोली, जैसी भी हूं तुमसे लाख गुना अच्छी हूं, धोखेबाज नहीं हूं और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है मैंने जैसे तुमने की। वेरोनिका एकदम तेज आवाज में बोले, तुम्हें सच में लगता है तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की? दिखाऊं मैं तुमने किसकी जिंदगी बर्बाद की। बोलकर उसने एकदम से चुटकी बजाई और वहीं पर एक मिरर जैसा आ गया जिस पर एक वीडियो जैसा चल रहा था। प्रियांशी ने एकदम से उसे तरफ देखा। ये वो वक्त था जब झील ने ध्रुव को श्राप दिया था। ये देखते ही प्रियांशी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। ये सब कुछ उसे पता था लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसे देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। प्रियांशी का रिएक्शन देख वेरोनिका एकदम से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसना देख प्रियांशी 2 कदम पीछे हटी पर उसकी नजरें वेरोनिका से हट नहीं रही थीं। वेरोनिका एकदम से रुकी और प्रियांशी की तरफ देखकर बोली, बस यही औकात है तुम्हारी? इतने में ही तुम कमजोर पड़ गई हो और खुद को मेरा अंश समझ रही हो। प्रियांशी तेज आवाज में बोली, मैं खुद को तुम्हारा अंश कभी नहीं समझने वाली क्योंकि तुम और मैं बहुत अलग हैं, इतने अलग की। वेरोनिका बीच में बोली, क्या अलग है प्रियांशी? बोलो, जानना है मुझे। बोलते हुए वो प्रियांशी की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख प्रियांशी अपने कदम पीछे लेने चाहती थी पर ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जम गए थे। वहीं प्रियांशी की दिल की बातों को समझते हुए वेरोनिका की स्माइल और गहरी हो गई। ये उसी का जादू था कि प्रियांशी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वेरोनिका अब तक प्रियांशी के बेहद पास आ चुकी थी। पता नहीं क्यों पर प्रियांशी के दिमाग में खुद से ही आ चुका था कि अगर वेरोनिका ने उसे एक बार भी छू लिया तो कहीं वो उसे काबू कर लेगी। शायद उसका दिमाग उसे ये बता रहा था कि उसे यहाँ से निकलना था या फिर उसका सामना ऐसे करना था कि वो उसे छू न पाए। वेरोनिका एकदम से प्रियांशी के सामने आकर रुकी और उसकी आंखों में देखकर बोली, खूबसूरत। ये सुनते ही प्रियांशी ने अपनी नजर फेर ली। वेरोनिका धीरे से बोली, नजरें फेरने से मेरे काबू में नहीं होगी, ये लगता है तुम्हें बहुत गलत लग रहा है। तुम्हारी रूह को काबू में करके तुमसे वो करवाऊंगी जो किसी ने नहीं सोचा। पिछली बार तुम्हारे ध्रुव ने तुम्हें मारा था तुम्हारे कहने पर, इस बार तुम खुद उसे मारोई और उसके कहने पर नहीं, धोखा देकर। ये सुनते ही प्रियांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वेरोनिका ने अपना हाथ प्रियांशी को छूने के लिए जैसे ही बढ़ाया कि तभी प्रियांशी ने एकदम से अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ से पर्पल कलर की रेस निकली। इसके चलते वेरोनिका एकदम से पीछे हो गई। उसने हैरानी से एक बार प्रियांशी के हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा।
प्रियांशी की आंखें अभी भी बंद थी और वो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल भर प्रियांशी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल पर्पल कलर की थी। प्रियांशी वेरोनिका को देखकर बोली, छूना है तुम्हें, काबू करना है मुझे तो आओ। वेरोनिका, देखते हैं कि कौन कितने काबू में कर सकता है। इतना बोलकर प्रियांशी ने अपना हाथ पीछे किया और फिर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैलाने शुरू कर दिए। उसकी ऐसा करते ही जंगल में जोरों की हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला था। वेरोनिका की नजर प्रियांशी की तरफ ही थी। प्रियांशी ने एकदम से अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें पर्पल के साथ साथ हल्की हल्की ब्लैकिश भी थी। ये देखते ही वेरोनिका का 2 कदम पीछे हट गई और फिर उसने अपना हाथ आगे किया। तभी प्रियांशी ने अपने दोनों हाथों से वेरोनिका पकड़ा, जिस वजह से वेरोनिका सीधे हवा में उड़ते हुए पीछे होकर गिरी। वेरोनिका ने प्रियांशी की तरफ देखा जो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी थी। वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास कैसे हो सकता है? प्रियांशी तेज आवाज में बोली, जब तुम जैसी सामने आए तो शक्तियों का एहसास लाना पड़ता है, वरना फायदा उठाने के लिए तुम तो हो ना। वेरोनिका, तुम्हारा अंश हूं। यही कहा ना तुमने, तो तुम्हारा अंश तुमसे भी कहीं गुना आगे है। रोक सको तो रोक लो। बोलकर उसने एक बार फिर वेरोनिका की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। प्रियांशी की हाथ की किरणों ने एकदम से वेरोनिका के सीने में कुछ हुआ, जिस वजह से उसकी एक बेहद खतरनाक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। आसपास जितने भी चिड़िया पेड़ों पर थी वो एकदम से उड़ गई। प्रियांशी ने कुछ पल बाद अपना हाथ पीछे किया और तेज आवाज में बोली, क्या हुआ, हार गई? वेरोनिका धीरे से बोली, वेरोनिका कभी नहीं हारती बल्कि हराती है। बात बस इतनी है कि आज तुम जीत रही हो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इस रूप में वापस आ सकती हो। प्रियांशी ने वापस से अपने दोनों हाथ फैलाए और वेरोनिका की तरफ देखकर बोली, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए वेरोनिका, तेरा अंत नहीं हूं मैं, पर तेरे अंत के करीब लाने का काम कर सकती हूं मैं। तू है शक्तिशाली इतनी कि किसी की रूह काबू में कर सके, लेकिन मुझे छुए बिना तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी। वेरोनिका एकदम से खड़ी हुई और प्रियांशी से वो कमजोर सी हो गई थी। उसने कुछ पल प्रियांशी को देखा और धीरे से बोली, गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती। बोलकर वो अगले ही पल गायब हो गई। वेरोनिका गायब हो चुकी थी लेकिन प्रियांशी अभी भी वैसे ही थी। उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही थी। अब वो खुद को कंट्रोल करके नीचे नहीं ला पा रही थी, ना ही वो अपने हाथों से निकलती हुई किरणों को रोक पा रही थी। प्रियांशी अपनी सोच में उलझी हुई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधों को पड़ा। उसने एकदम से सर टेढ़ा करके ध्रुव को देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। ध्रुव की ब्लैक कलर के विंग निकले हुए थे। उसने बिना कुछ बोले प्रियांशी की आंखों में देखते हुए उसके दोनों हथेलियां को अपनी हथेलियां से पकड़ा, जिस वजह से धीरे धीरे प्रियांशी शांत होने लगी। इस वक्त वो दोनों हवा में थे। कुछ ही पल में प्रियांशी की आंखें एकदम से बंद हो गई और वो ध्रुव की बाहों में झूल गई। ध्रुव धीरे से बोला, आप सही थे डैड। बोलकर उसने प्रियांशी के फोरहेड पर किस किया और उसे लेकर नीचे उतर गया। कुछ ही पल में उसके विंग वापस से गायब हो गए। ध्रुव ने प्रियांशी को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और वो उसे लेकर पैलेस की तरफ बढ़ गया। पैलेस के अंदर पहुंचते ही राजवीर उसके पास आकर बोला, ठीक है ना ये? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, बिल्कुल ठीक है, पर अपनी शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाई इसीलिए बेहोश हुई है। मैं इसे ऊपर लेकर जा रहा हूं। बोलकर वो चुपचाप प्रियांशी को ऊपर बेडरूम की तरफ ले गया। झील राजवीर को देखकर बोली, वेरोनिका को एहसास हो चुका है वीर की प्रियांशी उसका सामना कर सकती है। वो प्रियांशी पर वार करेगी, अगर उसे पर नहीं तो किसी ऐसे पर इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। वही रूहानी जो एक कोना में खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस चुपचाप खड़ी ऐसे ही सामने देख रही थी। तभी नयन उसके पास आकर बोला, रूहानी। ये सुनते ही एकदम से रूहानी होश में आए और धीरे से बोली, क्या हुआ, कुछ हुआ? नयन उसके गाल पर हाथ रखकर बोल, कहाँ खोई हुई तुम? 2 दिन से देख रहा हूं तुम्हें। यू आर सो लास्ट। कुछ हुआ है? कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रूहानी धीरे से बोली, नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या होगा? नयन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही रूहानी बस हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वो वापस चुपचाप सामने देखने लगी। वही ध्रुव ने प्रियांशी को धीरे से बेड पर लेटाया और वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। प्रियांशी के माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसके इस जन्म का पहला एहसास था।
ये पहली बार उसने खुद की शक्तियों को अंदर से महसूस किया था और उन्हें इस्तेमाल इतने बड़े लेवल पर किया था जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। ध्रुव ने प्रियांशी के फोरहेड पर हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में प्रियांशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, क्या हूं मैं? ध्रुव अपनी आंखें खोलते हुए बोला, शायद वेरोनिका का अंश या फिर एक विच, कुछ भी हो तुम, बस बात इतनी है कि सबसे जुड़ी हुई हो जहनसीब। इस कदर कि तुम्हारे पास शक्तियां हजार हैं पर उन्हें इस्तेमाल करने का नजरिया कुछ और है। प्रियांशी ने अपनी नजर ध्रुव की तरफ की और उससे बोली, मैंने उसे अपने पास देखा, बहुत पास। पता नहीं क्यों उसकी आंखों पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव बीच में बोला कि आंखें उसकी बहुत खास है, आंखों से और छुअन से ही तो काबू करती हैं वो। ये उसका काम है। एक बार को रूह उसके पास चली जाए, उस रूह को बचना नामुमकिन सा हो जाता है जहनसीब। प्रियांशी झट से बोली, पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है ना। ध्रुव, पता नहीं कितने लोगों की रूह को उसने ऐसी बर्बाद किया होगा। वही रूहानी सबसे चुपके अपने बेडरूम में आ गई थी। उसने गेट बंद किया और वो गेट से टिकट नीचे बैठ गई। रूहानी धीरे से बोली, क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई काबू करने की कोशिश कर रहा है मेरे दिमाग को। कब तक रोकूंगी मैं, अब नहीं हो रहा मुझसे। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखा और एकदम से उसकी आंखों से बहते हुए आंसू मोती बनकर गिर गए। जयपुर, राजस्थान। अगला दिन रूहानी इस वक्त पैलेस के बाहर गार्डन में घूम रही थी और वो कहीं खोई हुई थी कि तभी पीछे से किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। रूहानी ने नूर को देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी। नूर रूहानी को देखते हुए बोली, कहाँ चली जा रही हो? अभी यहां गिर जाती। ये सुनती रूहानी की नजर सामने चली गई। सामने गीली मिट्टी थी जिस वजह से उसका पैर फिसल सकता था। रूहानी कुछ पल रुककर बोली, थैंक्स मासी बचाने के लिए, वरना सच में गिर जाती। नूर उसे देखते हुए बोली, कहाँ खोई हुई हो? तुम कोई प्रॉब्लम में हो? कुछ चल रहा है दिमाग में? रूहानी अचानक से बोली, मासी मेरी बात सुनोगे आप? अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो प्लीज विश्वास कर लेना। नूर उसका हाथ पकड़कर बोली, पहले मेरे साथ चलो तुम। बोलकर नूर रूहानी को वही बेंच के पास लेकर गई और उसने रूहानी को वहां बैठाया और खुद उसके पास बैठ गई। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने नूर को सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हो रहा था। उसका अपने आप कहीं खो जाना, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो बूढ़ी औरत वाला किस्सा सब कुछ जानने के बाद नूर बिल्कुल शांति में थी। उसके दिमाग में हजारों चीज चल रही थी, वही रूहानी की नजरें नूर के चेहरे पर टिकी हुई थीं। रूहानी धीरे से बोली, मासी क्या हुआ? कुछ बोलो तो, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ। नूर बीच में बोली, वेरोनिका, जिस औरत से तुम मिली थी वो वेरोनिका थी। अपने आप को बदलकर वो तुम्हारे सामने आई थी क्योंकि वो सबकी एक कमजोरी पर वार करना चाहती है जो कि तुम हो, और तुम्हारी कमजोरी भी है कि तुम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसी का फायदा उठाया उसने। रूहानी धीरे से बोली, क्या? अब मैं क्या करूंगी? मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं थक के जा रही हूं मासी, कुछ तो हो सकता है। नूर रूहानी को देखकर बोली, बहुत कुछ हो सकता है। अभी हम इस चीज के बारे में किसी को नहीं बता सकते। जितने लोगों को पता चलेगा उतनी बात बिगड़ेगी। मैं इसे खुद हैंडल करने की कोशिश करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। बोलते हुए नूर ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसके ऐसा करते ही रूहानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली। नूर धीरे से बोली, शांत, बिल्कुल शांत। दिमाग पर काबू करने की कोशिश हो रही है लेकिन तुम्हें नहीं करने देना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। बिल्कुल शांत, और हम रात को हेवन जाएंगे। ये सुनते ही रूहानी ने अपनी आंखें खोली और वो आंखों से नूर को देखने लगी। कुछ पल नूर की आंखों में देखने के बाद उसने बस अपना सर हिला दिया और फिर सामने देखने लगी। वही प्रियांशी इस वक्त खिड़की के पास बैठी हुई थी और वो बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में वेरोनिका की बातें और उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ घूम रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रियांशी ने झट से झील को देखा और उससे बोली, आंटी आप। झील बीच में बोली, तुम मुझे मॉम बुला सकती हो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। प्रियांशी खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना मॉम? झील कुछ पल रुक कर बोली, प्रियांशी, मुझे फ्यूचर सेंस होता है और मुझे कुछ ऐसा सेंस हो रहा है जो बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। प्रियांशी झट से बोले, पर करना क्या है मुझे? मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा। मुझे अपनी पावर का रियलाइजेशन अच्छे से नहीं है।
आप बताओ, मैं वो सब करूंगी। झील कुछ पल रुक कर बोली, वेरोनिका कुछ कर रही है और तुम्हें वही पता लगाना है। इसके लिए तुम्हें खुद की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ नहीं कहीं बाहर जाकर। अगर ध्रुव को पता चला तो वो तुम्हें रोकेगा, लेकिन ये सब तुम कर सकती हो। प्रियांशी झील की आंखों में देखते हुए बोली, मैं करूंगी। वेरोनिका जो भी करना चाहती है उसका पता मैं लगाऊंगी। अगर मेरे पता लगाने से कुछ भी होता है तो आई विल डू एवरीथिंग। उसकी बात सुन झील हल्का सा मुस्कुरा दी। राजवीर इस वक्त पैलेस के बैकयार्ड में था और वो लीजा के साथ था। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति छाई हुई थी कि तभी वहां का गेट खुला और ध्रुव अंदर आते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? राजवीर कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें गलत लग रहा है। मुझे तुम्हें इग्नोर करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मुझे इग्नोर करते हो। ध्रुव राजवीर के सामने बैठकर बोला, पर अभी मुझे नहीं करना। मुझे आपसे डायरेक्टली सीधी सीधी बात करनी है, और आप मेरी बातें सुनेंगे। लिसा जो वहां पर खड़ी थी वो कभी ध्रुव को तो कभी राजवीर को देख रही थी। वो अचानक से बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। ध्रुव तेज आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं। आपको जाने की क्या जरूरत है? यहाँ खड़ी रहकर हमारी बातें सुन लीजिए। लिसा झट से बोली, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये नियमों के खिलाफ है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। राजवीर ध्रुव को देखकर बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, सुबह जब मैं अपने बेडरूम से निकल गया तब आप मुझे देखकर निकल गए, और उसके बाद जब मैं नीचे आया तो आपने आपकी जान से बात की और उसके बाद आप फिर से चले गए। ये क्या तरीका था? ध्रुव की बातें सुन राजवीर बस चुपचाप उसे देख रहा था। ध्रुव इस वक्त बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा था जैसे वो पहले किया करता था। राजवीर धीरे से बोला, क्या हुआ है तुम्हें? ध्रुव चढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? राजवीर कुछ बोलने वाला था कि तभी ध्रुव एकदम से खड़ा होकर बोला, एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है। आप मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, मिस्टर राजवीर रायचंद, आपने मुझे अच्छे से रियलाइज करवा दिया। आप रहो अपनी जगह, मैं जा रहा हूँ। बोलकर वो जैसे जाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी राजवीर ने अपना एक हाथ आगे किया और गेट अचानक से जोरों की आवाज के साथ बंद हो गया। जयपुर, राजस्थान रायचंद पैलेस। ध्रुव के सामने का दरवाजा बंद हो चुका था और ध्रुव अभी भी उस दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने एकदम से मुड़कर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ध्रुव को देखते हुए बोला, मेरे बेटे हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें और इस वक्त जैसा तुम बिहेव कर रहे हो बिल्कुल वैसे कर रहे हो जैसे। ध्रुव बीच में बोला, एक्सपेक्टेशन हो रही है आपको? ये लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजवीर खड़ा होकर बोला, सब कुछ पहले जैसे ही है ध्रुव। तुम्हें समझने की जरूरत है कि कुछ बदला नहीं है। तुम्हारे दिमाग में नए ख्याल आए तो उन्हें निकाल दो, क्योंकि सब कुछ वही है। तुम भी यहाँ पर हो, सब यहाँ है, समझ रहे हो? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, मैं सब समझ रहा हूँ कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कमी है। राजवीर ध्रुव के सामने रुका और उससे बोला, कमी तो है और वो तुम्हारी तरफ से है जान, और तुम करीब नहीं आ रहे हो जिनका करीब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्रुव धीरे से बोल, जाना चाहता हूं पर फिर एक चीज रोक रही है कि कल को अगर कुछ भी हो तो वो फिर से मुझे कोई श्राप देकर मुझे खुद से दूर कर दिया, फिर से कुछ। राजवीर बीच में बोला, कल का क्यों सोचना है तुम्हें ध्रुव? कल का सोचने का काम हमारा नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। मेरी जान फ्यूचर एब्जॉर्ब कर सकती है लेकिन वो भी पूरा भविष्य नहीं देख सकती। जब वो नहीं कर सकती तो तुम्हें परेशान इसकी जरूरत नहीं है। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच बोल रहे हैं आप? इस बार विश्वास कर सकता हूं मैं आप पर, क्योंकि पिछली बार तो आपने विश्वास तोड़ा था। राजवीर गहरी सांस लेकर बोला, एक बार अपने परिवार पर विश्वास कर लो बस। उसकी बात सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल राजवीर की तरफ देखा और फिर अगली पर उसने राजवीर को हग कर लिया। उसकी इस हरकत पर राजवीर की फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आज कितने सालों बाद उसे अपना बेटा वापस मिल रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव राजवीर से अलग हुआ और उससे बोला, आप अपनी जान यानी कि मेरी मॉम को नहीं बताएंगे कि मेरी आपसे बात हुई है या हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल है? राजवीर कुछ पल रुककर बोला, और उसे क्यों नहीं बताना? उसका हक है जानने का और मैं मेरी जान से झूठ नहीं बोलता। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, डैड इतना सच्चा बनने की जरूरत नहीं है। ओके, यू आर हेल किंग। अगर थोड़ा झूठ भी बोल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजवीर चिढ़ते हुए बोला, ध्रुव झूठ वहां बोला जाता है जहां झूठ का फायदा हो। वो मेरी जान है,
वो पहचान जाती है कि मैं कब क्या सच बोल रहा हूँ, क्या नहीं। और वैसे भी उसे झूठ बोलने का हक मैंने खुद को दिया नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है या कोई भी बात है तो तुम जाकर जान से डायरेक्टली बात करो। ध्रुव धीरे से बोला, इतना इजी नहीं है। राजवीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुश्किल भी नहीं है ये। सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल उसे देखा और फिर अगले पल वो वहां से निकल गया। उसके जाने ही राजवीर धीरे से बोला, लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, पहले जैसा हो रहा है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। पूरा दिन यूं ही निकल गया और फिर रात को रूहानी नूर के साथ हेवन गई हुई थी। नूर हेवन में एंटर कर सकती थी क्योंकि इसका हक खुद उसे झील ने दिया था। बिना झील या मून गॉडेस की इजाजत के बिना हेवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी जा नहीं सकती थी, सिवाय ध्रुव के, क्योंकि ध्रुव के अंदर एंजेलिक और डेमोनिक दोनों तरीके की शक्तियां थीं। इस वक्त रूहानी एक कमरे में बैठी हुई थी और वो बस सामने देख रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और मून गॉडेस अंदर आए। उन्हें देखते ही रूहानी खड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, मून गॉडेस। वो मून गॉडेस बीच में बोली, शांत। ये सुनते ही रूहानी बिल्कुल चुप हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। तभी नूर वहां आकर बोली, वेरोनिका इसे काबू करने की कोशिश कर रही है। मैंने दी को इस बारे में नहीं बताया है अभी क्योंकि वो बहुत परेशान नजर आ रही है और वो प्रियांशी के साथ किसी चीज को लेकर उलझी हुई है। इसलिए मून गॉडेस, मैं चाहती हूं कि आप रूहानी को संभालें। मून गॉडेस कुछ पल रुककर बोले, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती नूर, कुछ चीज सिर्फ और सिर्फ झील के हाथ में है और रूहानी बहुत कोशिश कर रही है। मैं उसकी मदद करूंगी ताकि वो वेरोनिका के काबू को रोक सके। बोलकर मून गॉडेस ने आगे बढ़कर रूहानी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वही रूहानी ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। नूर की नजरें रूहानी और मून गॉडेस के हाथ की तरफ थीं जिनके बीच से गोल्डन कलर की किरणें निकल रही थीं। थोड़ी देर बाद मून गॉडेस ने अपनी आंखें खोली और रूहानी को देखकर बोली, मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही रूहानी ने झट से अपनी आंखें खोलकर मून एच गॉडेस की तरफ देखा। मून गॉडेस धीरे से बोली, नूर इसे लेकर जाओ और इसका ध्यान रखना। और ध्यान रखने का मतलब ये है कि रायचंद पैलेस से बाहर न जाए। रूहानी लड़ना है तुम्हें अपनी रूह को बचाने के लिए। रूहानी धीरे से बोली, लड़ूंगी, मैं अभी तक लड़ रही हूं। उसकी बात सुन मून गॉडेस हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने एक बार रूहानी के सर पर हाथ रखा और फिर नूर को देखा। नूर बिना कुछ बोले रूहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकल गई। बाहर आते ही रूहानी नूर को देखते हुए बोली, मुझे बहुत अलग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नई एनर्जी आ गई है। नूर मुस्कुरा कर बोली, वो होना ही था मून गॉडेस। उसने तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बनाया है जिसके जरिए तुम्हारे साथ अगर कुछ भी होगा तो वो महसूस कर जाएगी। रूहानी अचानक से बोली, पर ये तो कोई भी महसूस कर सकता है ना मासी, ध्रुव, मॉम, डैड, वो सब मुझसे कनेक्ट है तो उन्हें भी तो कुछ महसूस हो सकता है। और जैद भी है मुझसे जुड़ा हुआ। नूर कुछ पल रुककर बोली, उन सबके जुड़ाव में फर्क है रूहानी। और यहाँ फर्क क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी हम यहाँ से निकलना होगा। अगर दी को शक हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुन रूहानी ने बस सर हिला दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। रायचंद पैलेस। रूहानी जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, किसी ने उसे एकदम से पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसने सामने जैद को देखा और धीरे से बोली, तुम हो? मैं एकदम से डर गई ना यार, ऐसे कौन करता है? जैद उसके सर के दोनों तरफ हाथ टिकाते हुए बोला, मैं करता हूं, कहाँ गई थी तुम? रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, वो नूर मासी के साथ बाहर गई थी और कुछ नहीं। जैद ने कुछ पल रूहानी के चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो। बोलकर उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और फिर उसे सीधे बालकनी में लेकर गया। बालकनी में पहुंचते ही रूहानी की नजर आसमान की तरफ चली गई और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इस वक्त आसमान में लाल रंग के बादल थे जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो सभी अलग अलग शेप में बने हुए थे। जैद ने रूहानी को पीछे से हग किया और उसके कान में बोला, मुझे पता है तुम्हें जादुई चीजों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चीज जब मैं तुम्हारे लिए करता हूं तो तुम बहुत खुश हो जाती हो, तो ये सिर्फ मेरी रूहानी के लिए। रूहानी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें याद है आज का दिन? जैद कुछ पल रुक कर बोला, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज का दिन ये वही दिन है जिस दिन हमारे इकरार से इजहार हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि प्यार है तुमसे, मोहब्बत हो तुम मेरी। ये सुनते ही रूहानी की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने एकदम से मुड़कर जैद को हग कर लिया।
अगला दिन प्रियांशी ध्रुव को ढूंढते हुए सीधे एक कमरे में पहुंची। वो चारों तरफ देख रही थी और अचानक उसकी नजर ध्रुव के ऊपर ठहर गई, जो कि वही बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें बंद कर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। उसके दोनों हाथों से रेड कलर की रेज निकल रही थी। अचानक से प्रियांशी के दिमाग में क्या आया, उसने आगे बढ़कर ध्रुव के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी इस हरकत पर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे प्रियांशी की नजरों से जा मिला। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे शांत किया था ना तुमने मुझे? ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेशक, और मैं शांत हूं जहनसीब। मैं बस अपनी शक्तियों को और काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कभी कभी मेरा गुस्सा इन्हें बेकाबू कर देता है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, तो उसके लिए मैं हूं। जैसे तुमने मेरा हाथ थाम, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी और तुम काबू में आओगे। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, नाइस आइडिया जहानसीब। हम यही इस्तेमाल करेंगे। जब भी मैं मुसीबत में रहूंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम आ जाना। उसके बाद तुम खुद फंसना और फिर मेरी शक्तियों को काबू करना। ये सुनते प्रियांशी की स्माइल गायब हो गई और वो धीरे से बोली, तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो ध्रुव? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल रही थी। ध्रुव ने प्रियांशी के हाथों को उसकी कमर से लगाया और उसे अपने पास खींचकर बोला, तुम्हें खतरे में डालकर अगर तुम्हारी मदद लेनी पड़े तो मुझे नहीं चाहिए जहनसीब। ना तुम्हारी मदद, ना तुम्हारा साया। उस वक्त मुझे आसपास कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद संभाल लूंगा। बोलकर उसने एक बार प्रियांशी के फोरहेड पर किस किया और उसकी आंखों में देखने लगा। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, क्या देख रहे हो? ध्रुव धीरे से बोला, यही कि जब इश्क में दोनों तरफ के दीवानगी हो तो आंखों में कितना प्यार नजर आता है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा। ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी को घुमाया, जिस वजह से उसकी पीठ ध्रुव के सीने से लग गई। ध्रुव प्रियांशी के कान के पास आकर बोला, कल तुम और मॉम क्या बात कर रहे थे? प्रियांशी अचानक से बोली, तुम उन्हें मॉम कह रहे हो, सच में? ध्रुव फिर से बोला, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे जहनसीब, और झूठ बोलने के बारे में सोचना मत। मुझे समझ आ जाता है। बोलते हुए उसने प्रियांशी के बालों को एक तरफ किया और फिर उसके कंधों पर हल्का सा किस करके वो थोड़ा सा पीछे हटा। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, मॉम को? उन्होंने मुझे बोला कि मैं उन्हें मॉम बुलाऊं, तो मैं बुला रही हूं। वो फ्यूचर का उन्हें एक विजन दिखा। उन्हें कुछ नहीं पता, पर वो बहुत घबराई हुई थी और वो चाहती थी कि मैं कुछ करूं वेरोनिका को रोकने के लिए। इसीलिए मैं मदद करने के बाद की बस। और इससे आगे वो कुछ कह पाए कि अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि ध्रुव ने उसके गर्दन में अपने फैंग्स धंस दिए थे। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने प्रियांशी के कंधे को छोड़ा और फिर उसे अपनी तरफ घूमकर बोला, ऑलराइट? प्रियांशी धीरे से बोली, बात तो देते एक बार, मैं तैयार रहती हूँ। ऐसे अचानक से दर्द हो गया और हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा है मुझे। ध्रुव उसे अपने सीने से लगाकर बोला, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता जहनसीब। तुम्हारा खून मेरी तलब है। जब तक शांत नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलता, और तुम मेरे पास आती हो तो तुम्हारी खून की महक मुझे और डेस्परेट कर देती है। प्रियांशी धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे बता दिया करो ताकि मैं रेडी हूँ। दर्द होता है। बोलकर उसने एक बार सर उठाकर ध्रुव को देखा और फिर उसके सीने पर कर टिककर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव चुपचाप खड़ा प्रियांशी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे अब जल्द से जल्द झील से बात करनी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।